डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में आपको मैन्योर्स के बारे में बताया गया था। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स, कंपोजिशन ऑफ मैन्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर्स शुरू कर दिया गया था। अब इस लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में FIM है, गोबर का खाद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्योर है। हमारे देश में आज भी यदि मैन्योर्स में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है तो वो गोबर का खाद ही है। गोबर का खाद किस तरह से तैयार किया जाता है वह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। परंपरागत तरीके से जो गोबर का खाद तैयार किया जाता है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है, परंतु CN आचार्य ने गड्ढा विधि बताई और उसके अनुसार गोबर का खाद तैयार किया जाता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। अब गोबर के खाद के क्या गुण धर्म हैं वह इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। चूंकि गोबर का खाद है वह नम रहता है और जब गोबर का खाद अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो देखने में गहरा भूरा या काला रंग उसका दिखता है। यदि आप उसको मुट्ठी में लेके देखेंगे तो बॉल बन जाएगी और उसको थोड़ा सा ऊपर उछालेंगे तो वह टूट जाएगी। इसमें जो नमी की मात्रा है वो 50 से 80% होती है, पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। और पोषक तत्वों की मात्रा है वह नाइट्रोजन 0.5 से 1.5%, फास्फोरस 0.7 से 4 से 0.8% और पोटाश 0.5 से 1.9% होता है। 0.4 से 0.8% फास्फोरस और 0.5 से 1.9% पोटाश की मात्रा रहती है। हालांकि जो परंपरागत तरीके से गोबर का खाद तैयार करते हैं उसमें नाइट्रोजन लगभग औसतन 0.5% होती है, फास्फोरस 0.25% होता है और पोटाश है वह 0.5% होता है। अब ये औसतन है, यहाँ पर आपको रेंज दे रखी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जितनी ध्यान से प्रिपरेशन करेंगे गोबर के खाद को गड्ढा विधि से, जितनी ज़्यादा सावधानियां रखेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। फिर तीसरा गुण धर्म गोबर की खाद का ये है कि ये कंप्लीट मैन्योर है। कंप्लीट मैन्योर का मतलब इसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं, भले प्राइमरी पोषक तत्व हो, सेकेंडरी पोषक तत्व हो और सूक्ष्म पोषक तत्व हो, सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण खाद बोलते हैं, कंप्लीट मैन्योर है। परंतु बैलेंस्ड मैन्योर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यदि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में फास्फोरस की मात्रा लगभग आधी होती है नाइट्रोजन और पोटाश से, इसलिए इसको हम बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट नहीं कह सकते। बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है गोबर का खाद। इसके अलावा इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, कार्बनिक फॉर्म में होते हैं और कार्बनिक फॉर्म में होने की वजह से ये जो पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होता है, धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ता है, रिलीज करता है गोबर का खाद। और यही कारण है कि गोबर का खाद जब खेत में डाला जाता है तो उसका असर लगभग 3 साल तक रहता है। पहली साल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिलीज होंगे, उसके बाद में थोड़े से कम होंगे और उसके बाद में और कम होंगे। इसमें आपको ये चीज़ बता दी गई है गोबर के खाद के बारे में कि किस तरह से ट्रेडिशनल विधि से हमारे देश में गोबर का खाद तैयार हो रहा है और क्या इसकी इम्प्रूव्ड मेथड है जो CN आचार्य ने दी थी, ट्रेंच मेथड है, इसके बारे में बता दिया गया था पिछली कक्षा में। अब कंपोस्ट के बारे में आपको
ये भी आपको कंपोस्ट के बारे में भी रूरल और अर्बन दोनों के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि रूरल कंपोस्ट है ये इंदौर मेथड से बनाया जाता है और अर्बन कंपोस्ट है ये बेंगलोर मेथड से बनाया जाता है। ये वायवीय दशा में होती है, ये अवायवीय दशा में होती है। इसका पूरा विस्तृत आपको पिछली लेक्चर में बता दिया गया था। अब इसके अलावा कंपोस्ट की दूसरी मेथड्स भी हैं। हालांकि ये इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, परंतु इसके अलावा एडको मेथड है एक जिससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड है, इंदौर मेथड है, बेंगलोर मेथड है और कंट्री मेथड है जिससे सुपर कंपोस्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से कंपोस्ट बनाने की मुख्य 5 विधियां हैं, एडको, एक्टिवेटेड कंपोस्ट, इंदौर, बेंगलोर और कंट्री मेथड। तो इनके बारे में भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड तो महत्वपूर्ण होने की वजह से डिटेल में बता दिया गया है और इन बाकी मेथड्स को भी संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके ध्यान में रहे। जो एडको मेथड है इसका मतलब है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी। ये आर्पेंडेन में स्थित थी ये कंपनी इंग्लैंड में, और इस कंपनी ने एडको पाउडर विकसित किया और एडको पाउडर है वो स्टार्टर का काम करता है जिससे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है ये डेवलप की थी हटचिंसन और रिचार्ड्स ने 1921 में। और इस प्रोसेस में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी आर्पेंडेन इंग्लैंड एडको पाउडर बनाती है उसको स्टार्टर के रूप में काम में लिया गया। और ये जो स्टार्टर है इसकी मात्रा 7 kg पर 100 kg रिफ्यूज रखी गई। मतलब प्रत्येक 100 किलो वेस्ट मटेरियल के ऊपर 7 किलो एडको पाउडर रखा गया और 8 से 12 इंच की लेयर जो वेस्ट मटेरियल की पहली रखते हैं, उसके बाद में इसमें एडको पाउडर डाल देते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि रिफ्यूज की जितनी कैलकुलेटेड क्वांटिटी आती है उसी हिसाब से एडको पाउडर डालते हैं। 100 किलो रिफ्यूज पर 7 किलो एडको पाउडर। और ये लेयर बनाने के बाद में जब 1.5 से 2 फीट ऊपर चली जाती है सतह से, उसके बाद में इसको मिट्टी से और गोबर से ऊपर से लेप देते हैं, परंतु लेपने से पहले इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देते हैं। पानी का अर्थ ये हुआ कि जब नमी पर्याप्त मात्रा में होगी तभी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस डिकम्पोजिशन की चालू होगी, इसलिए इसमें नमी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी कंपोस्ट बनाने में नमी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पानी डालते हैं ये पूरा का पूरा तैयार करने के बाद में पानी डाल दिया जाता है जिससे कि पर्याप्त मात्रा में नमी हो जाए और 4 से 5 महीने में ये कंपोस्ट बनके तैयार हो जाता है। एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड है इसके बाद में। ये मेथड है फाउलर और रेगे ने दी थी 1922 में, और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में ये मेथड डेवलप की थी। इसमें जो स्टार्टर है वह नाइट सॉइल, मानव विष्ठा, पशु का गोबर, पशु का मूत्र, सीवेज और एक्टिवेटेड स्लज। टाउन से जो सीवेज और स्लज है ये भी इसमें, ये मिक्सचर है, ये स्टार्टर के रूप में काम में लिया था इन सब का। और इसमें माइक्रोफ्लोरा है वो काफ़ी मात्रा में रहती है। ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा होने की वजह से ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये फास्ट तेज हो जाती है। और इस विधि में जो एडको पाउडर 4 से 5 महीने में खाद तैयार, कंपोस्ट तैयार होता है, इस विधि में 3 से 4 महीने में ही कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो स्टार्टर का रोल है इसमें। माइक्रोफ्लोरा इसमें ज़्यादा होने की वजह से डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट होती है और ये जल्दी हो जाता है तैयार। फिर अगला लास्ट जो है बेंगलोर इंदौर एडको और एक्टिवेटेड, और 5वीं ये कंट्री मेथड है। इसमें एक्चुअल में सुपर कंपोस्ट बनाया जाता है और इस मेथड में ट्रेंचेज
खाइयों में तैयार किया जाता है कंपोस्ट। और जो ऑप्टिमम साइज है खाइयों की 15 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी। ये खाई जितना रिफ्यूज अवेलेबल है उसके अनुसार कई खाई बनाई जा सकती हैं। और इसमें 1 फीट की एक तय लगा देते हैं। उसके बाद में इसमें सूटेबल स्टार्टर काऊ डंग, ज़्यादातर काऊ डंग काम में लिया जाता है, वह डाल देते हैं और नमी पानी डाल देते हैं जिससे कि ये गीली हो जाए। अब इसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि ये कंक्रीट नीचे बेस है वह कंक्रीट का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कंक्रीट का बेस? कंक्रीट के बेस होने से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो लीचिंग के द्वारा नुकसान हो जाते हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है उसकी वजह से पानी में घुल के और नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, तो यदि पक्का फर्श होगा तो वह लॉसेज हैं वह रुक जाएंगे, लॉसेज नहीं होंगे। इसलिए पहला ध्यान इसमें कंक्रीट का फर्श होना चाहिए। दूसरा, ऊपर शेड होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए। यदि छाया हो गया तो सूर्य की धूप है इस पर नहीं लगेगी, बारिश है उसका पानी इस पर सीधा नहीं गिरेगा, और धूप और बारिश की वजह से जो न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं वह लॉसेज नहीं होंगे। तो इसमें 2 एडवांटेज और मिल गई। फिर इसके बाद में इसको जो भराई मेथड है ट्रेंचेज में वो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। 3 पार्ट कर लेते हैं खाई का, और पहले पार्ट में 1 फीट ऊंची जो वेस्ट मटेरियल है उसकी लेयर लगा देते हैं, उसको गीला कर देते हैं और काऊ डंग उसके ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बाद में फिर 1 फीट ऊंची लेयर फिर रिफ्यूज की लगा देते हैं, कचरे की लगा देते हैं, और फिर इसके ऊपर पानी डाल के और काऊ डंग डाल दिया जाता है। इस तरह से ये 1.5 से 2 फीट ऊंची हो जाती है। जब उसके बाद में इस पर गोबर और मिट्टी मिला के और लेप कर देते हैं डोम शेप में, गुंबद के आकार के। इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जब पहली लेयर भरते हैं तो उसमें 7 किलो सुपरफॉस्फेट गोबर की लेयर के ऊपर 7 किलो सुपरफॉस्फेट इसमें डाल देते हैं फैला के, और दूसरी लेयर में भी 7 किलो डाल देते हैं, और तीसरी लेयर में 6 किलो सिंगल सुपरफॉस्फेट डाल देते हैं। इस तरह से एक खाने में 20 किलो सिंगल सुपरफॉस्फेट हो गया। फिर तीसरा खाना भरते हैं उसी तरह से जिस तरह से पहला खाना भरा था, और इसमें भी 7 किलो 7 किलो और 6 किलो सिंगल सुपरफॉस्फेट प्रत्येक लेयर में डालते जाते हैं, और लास्ट में थर्ड जो बीच वाला पार्ट है उसको भर देते हैं। और ये 1.5 से 2 फीट ऊंची हो जाती है। इसको मिट्टी और गोबर से लेप दिया जाता है, और ये लगभग 3-4 महीने में कंपोस्ट गड़ सड़ के तैयार हो जाता है। और इसमें चूंकि सिंगल सुपरफॉस्फेट डालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो गोबर का खाद है वह अनबैलेंस्ड है, उसमें फास्फोरस की मात्रा नाइट्रोजन और पोटाश से आधी होती है। तो इस स्थिति में आप देखिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में ये बिल्कुल सुपरफॉस्फेट कंपोस्ट है, ये बैलेंस्ड है। इसमें 1% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश की मात्रा रहती है। तो इस तरह से सुपर कंपोस्ट सुपरफॉस्फेट डाल के सुपर कंपोस्ट बनाया जा सकता है। उसमें फास्फोरस की जो कमी रहती है वह कमी भी पूर्ति हो जाती है इस तरह से। तो ये कंट्री मेथड है, ये सब मेथड्स का मिला जुला रूप है जिससे कि यहाँ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है। अब इसमें मैंने आपको बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में जो डिकम्पोज्ड वाला पार्ट था उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया था आपको गोबर की खाद का, दूसरा उदाहरण दिया था मैंने आपको कंपोस्ट का। तो गोबर की खाद का किस तरह से बनाते हैं वह आपको बता दिया, कंपोस्ट की विभिन्न तरीके हैं वह आपको बता दिए। अब तीसरा उदाहरण इसमें वर्मी कंपोस्ट का दिया था। तो वर्मी कंपोस्ट
भी किस तरह से बनाते हैं वह भी आपको बताऊंगा। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो, जो केंचुए के द्वारा खाद निर्मित होती है उसको केंचुआ खाद कहते हैं। दी कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अर्थवर्म्स इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। बहुत साधारण भाषा है, इसको जिसका नाम जिस तरह से नाम है उसी तरह की उसकी परिभाषा होगी। अब इसमें एक शब्द और आता है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ अर्थवर्म्स इज नोन एज वर्मी कल्चर। अब इसमें किस तरह के केंचुए काम में लिए जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंचुए को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सरफेस फीडर या सरफेस लिविंग और दूसरा बर्रोइंग। बर्रोइंग यानी जो नीचे रहते हैं, डीप रहते हैं। तो जो सरफेस लिविंग है उनको एपिजेइक बोलते हैं, और जो सब सरफेस पर रहते हैं, डीप डेप्थ पर रहते हैं, उनको एपीएनेसिक बोलते हैं। अब जो केंचुआ खाद काम में लेते हैं उसमें जो केंचुए काम में लेते हैं वो सरफेस फीडर होते हैं, एपिजेइक होते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण स्पीसीज जो एपिजेइक हैं, इनकी महत्वपूर्ण स्पीसीज जो काम में ली जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए वह है आइसेनिया फोइटिडा, फेरेटिमा इलोंगेटा, यूड्रिलस यूजेनी और पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। इनमें भी सबसे ज़्यादा आइसेनिया फोइटिडा काम में ली जाती है, दूसरे नंबर पर फेरेटिमा इलोंगेटा काम में ली जाती है। तो जैसे इसका ऑर्डर लिखा है वैसे ही इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये ली जाती है, फिर ये स्पीसीज, फिर ये, और ये सबसे कम इसमें ली जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब वर्मी कंपोस्ट है वो दोनों तरीके से बनाई जा सकती है, पिट मेथड से भी तैयार की जा सकती है और इसको स्ट्रक्चर बना के ऊपर सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर बना के भी तैयार की जा सकती है। दोनों ही स्ट्रक्चर बनाते हैं या पिट बनाते हैं तो उसका डायमेंशन 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा रखा जाता है, और सबसे नीचे इनका बेड बनाया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये ज़मीन में रहते हैं और सरफेस फीडर हैं, ये विशेषकर प्रजाति जो केंचुआ खाद बनाने के काम आती है, तो इनके लिए वैसा ही ज़मीन का वातावरण सबसे पहले तैयार किया जाता है। और सबसे पहले ईंटों की एक परत जमा के हल्की, और उसके ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर सैंड की लेयर डाल देते हैं और उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं जिससे गीली हो जाए और इसमें केंचुओं का आवागमन आसानी से हो सके। और ईंटें भी टूटी हुई रखते हैं बीच बीच में जिसके अंदर स्पेस होती है। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसका ढेर बना देते हैं एक तरफ, और जो गोबर है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रेश गोबर कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। फ्रेश गोबर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से केंचुए मर जाते हैं, इसलिए पुराना गोबर कम से कम 15-20 दिन महीने पुराना गोबर है वह काम में लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मिट्टी के ऊपर जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल है उसकी लगभग 2 से 3 इंच मोटी लेयर बिछा देते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं हल्का हल्का। उसके बाद में 2 से 3 इंच ही गोबर की लेयर बिछा देते हैं, पुराने गोबर की लेयर बिछा देते हैं। फिर उसके बाद में वापस कचरे की लेयर उतनी मोटी और फिर गोबर की लेयर। कचरे की लेयर को भिगो देते हैं, गोबर की लेयर को भिगो देते हैं, क्योंकि इसमें नमी है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, 60 से 70% नमी होनी चाहिए कम से कम। तो नमी में जो केंचुआ है ये मॉइस्चर लविंग है, शेड लविंग है। धूप जहाँ पर आती है तो वहाँ केंचुआ नहीं रहेगा, तो छाया चाहिए, इसको नमी चाहिए। केंचुआ है वो स्किन से ही सेंसिटाइज करता है, आंखें नहीं होती हैं केंचुए के,
स्किन से वो मालूम कर लेता है टेम्परेचर का, लाइट का। तो उसकी वजह से जहाँ मॉइस्चर होती है वहाँ रहता है, मॉइस्चर नहीं होती है तो वहाँ नहीं रहता है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर रखते हैं। और जब ये लेयर लगभग 2 फीट का हो जाता है उस वक्त इसमें केंचुए छोड़ देते हैं। लगभग 100 केंचुए प्रति फीट इसमें पर्याप्त है। और केंचुओं को सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि ऊपर इसमें लास्ट लेयर है ये रिफ्यूज की होती है। तो इसमें जो गैनी बैग हैं, बोरी हैं, टाट हैं, टाट को भिगो के और उसके ऊपर रख देते हैं ऊपर, जिससे क्या है कि केंचुओं का प्रोटेक्शन हो जाता है। जो बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, रैट्स हैं, ये केंचुए को खा जाते हैं। तो इनसे बचाना केंचुओं को बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में ऊपर बोरी ढक देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये छायादार पेड़ के नीचे हो सकती है या घास फूस की टाट बना के और वह ऊपर रख सकते हैं। छाया होनी चाहिए, छायादार जगह पर होनी चाहिए ये पिट। तो ऐसी स्थिति में इस पर केंचुए छोड़ देते हैं। ये केंचुए इसको वेस्ट मटेरियल को खाना शुरू कर देते हैं, गोबर को, वेस्ट मटेरियल को। और ये जो प्रोसेस है ये लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। जैसे जैसे इसको मेटर को, वेस्ट मटेरियल को खाते जाते हैं वैसे वैसे जो वेस्ट मटेरियल है और गोबर की लेयर और उसके ऊपर बिछाते जाते हैं। और जब ये लगभग 3 फीट तक की या 2-2.5 फीट की हो जाती है तब इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में 3 महीने के बाद में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है उस स्थिति में फिर नमी है वह कम करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज तो हर 2-3 दिन के ऊपर इसमें पानी छिड़क देते हैं जिससे नमी बनी रहे। परंतु जैसे ही वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया पानी छिड़कना बंद कर देते हैं। जब पानी छिड़कना बंद कर देंगे तो केंचुए हैं ऊपर की सतह सूखी हो जाएगी तो केंचुए नीचे की सतह पर चले जाएंगे और जो खाद है वह धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे। इसको मैचुरेशन बोलते हैं। अब मैच्योर हो गया है वर्मी कंपोस्ट, तैयार हो गया है खाद, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसको 4 mm के छलने से लगभग छान लेते हैं, जिससे कि ये छना हुआ है इसको फिर पैकेट्स में बंद कर लेते हैं और इसको सेल करने के लिए या खेत में डालने के लिए अब ये तैयार हो जाता है। जहाँ तक मैन्योरियल वैल्यू है, केंचुए की खाद की मैन्योरियल वैल्यू लगभग कंपोस्ट के या अच्छा तैयार किया हुआ गोबर के खाद के बराबर सी की होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। परंतु इसमें एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कि इसमें पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जल्दी तैयार हो जाता है, दूसरी खादों के बजाय इसमें समय कम लगता है। केंचुओं की संख्या और इसकी संख्या बढ़ा देंगे जैसे जैसे पिट की संख्या, वैसे वैसे कितना भी खाद तैयार कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें कास्ट होती हैं, कैकून होती हैं, हुमस होता है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, तो वो एडिशनल एडवांटेज है इसकी। इसके अलावा ये एक झिल्ली की तरह से सॉइल के ऊपर बना लेता है, तो वाष्पन की दर है सॉइल में उसको भी चेक करता है, वाटर कंजर्वेशन भी इससे ज़्यादा होता है। तो ये एडिशनल एडवांटेज है वर्मी कंपोस्ट की। अब आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर वाला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है मैन्योर का कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में ऑयल केक्स महत्वपूर्ण है। ऑयल केक्स में आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एडिबल भी होते हैं और नॉन एडिबल भी होते हैं। एडिबल है वह पशु आहार के लिए काम में लेते हैं, मैन्योरिंग के लिए नॉन एडिबल ऑयल केक्स काम में लेते हैं। और नॉन एडिबल केक्स में आपको उदाहरण बताया था, नीम केक है, महुआ केक है, करंज केक है, ये महत्वपूर्ण है। इनमें जो
नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो महुआ केक में सबसे कम होती है 2.5%, और डिकॉर्टिकेटेड सेफ फ्लावर केक में सबसे ज़्यादा 7.9% होती है। इनकी जो नत्रजन है वह रेडिली अवेलेबल है। यानी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तुरंत उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही खेत में डालते हैं ऑयल केक, 7 से 10 दिन में इसकी नत्रजन उपलब्ध हो जाती है। परंतु इसमें महुआ केक एक्सेप्शन है। महुआ केक में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो लगभग 60 दिन के बाद में होती है। इसलिए महुआ केक यदि खेत में डालना हो तो बिजाई से 2 महीने पहले डाल देना चाहिए। बाकी दूसरे केक हैं, नीम केक है, करंज केक है, वह बिजाई के टाइम ही डाले जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको अच्छी तरह से पाउडर बना के पीस के और फिर डालने चाहिए। उससे क्या है कि ज़मीन में एक जैसे डाले जा सकते हैं आसानी से। और इनको तैयार करने का कोई विधि नहीं है, ये तैयार ही है। बस सिर्फ तैयार करने का यही तरीका है कि इसको अच्छी तरह से पीस लिया जाए। और टाइम ऑफ एप्लीकेशन महुआ केक है वह बिजाई से 2 महीने पहले, और बाकी दूसरे केक हैं वह बिजाई के समय ही खेत में डाले जा सकते हैं। फिर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में दूसरा पार्ट था स्लॉटर हाउस का वेस्ट प्रोडक्ट। स्लॉटर हाउस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लेड मील है, मीट मील है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। बोन मील है, वह भी स्लॉटर हाउस का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ब्लेड मील में नत्रजन की मात्रा 10 से 12% होती है, और ब्लेड मील में रेडिली अवेलेबल। ऑयल केक में तो 7 से 10 दिन लगते हैं, इसमें डालते ही सही मायने में 2-3 दिन में ही अवेलेबिलिटी हो जाती है इसमें। तो ये सबसे इजीली अवेलेबल है ये नाइट्रोजन ब्लेड मील की। इसमें फास्फोरस 1 से 1.5% और पोटास है वह 1% होता है। मीट मील में 10% नाइट्रोजन होती है, 2.5% फास्फोरस होता है और 0.3% पोटास होता है। ये जो हैं ब्लेड मील हैं, मीट मील हैं, ये भी पाउडर्ड रूप में ही काम में लिए जाते हैं, और ये बिजाई के समय ही डाले जाते हैं। विशेषकर वेजिटेबल्स में इनका बहुत महत्व है। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है यदि ब्लेड मील और मीट मील डाला जाए तो। ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। और फिश मील है, ये जो मछलियों का जो खाने के बाद में जो पार्ट रह जाता है उसको पीस लेते हैं, वह फिश मील हो गया। या फिर जहाँ पर मछली का ऑयल निकाला जाता है, फिश ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ऑयल निकलने के बाद में फिश का, वह सारा का सारा ग्राइंड कर लिया जाता है और वो फिश मील के रूप में मैन्योर के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसमें नत्रजन की मात्रा 4 से 10% होती है। फास्फोरस इसमें 3 से 9% होता है, और पोटास 0.3 से 1.5% होता है। फिर स्लॉटर हाउस के ही बाई प्रोडक्ट हैं ये बोन मिल, हॉर्न एंड हूफ मिल, ये भी स्लॉटर हाउस के ही। तो ब्लेड मिल, मीट मिल, बोन मिल और हूफ एंड हॉर्न मिल। हूफ यानी खुर, हॉर्न यानी सींग। सींग और खुर जो बचते हैं उनको भी पाउडर बना लिया जाता है, और वह भी ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा नत्रजन होती है हॉर्न एंड हूफ मिल में, 10 से 15% नत्रजन होती है। इसके बाद में दूसरा नंबर ब्लेड का आता है, और इसमें 1% है वह फास्फोरस होता है, पोटास इसमें नहीं होता है। बोन मील में 3 से 4% नत्रजन और 20% P2O5। सबसे ज़्यादा फास्फोरस यदि किसी में होता है तो बोन मील में होता है। आपको मालूम है कि हड्डियाँ हैं, उसमें फास्फोरस मेन इंग्रेडिएंट है, कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है हड्डियों में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए बोन मील में 20% P2O5 मिल जाता है। ये फास्फोरस का सबसे रिच सोर्स है बोन मील ऑर्गेनिक मैन्योर्स में। और लास्ट में आता है ग्वानो। ग्वानो
यानी सी बर्ड्स का जो कार्कस है या उनका जो एक्सक्रीटा है वह पीस के और पाउडर के रूप में काम में लेते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, तो उसको गुआनो बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में नहीं, मैन्योर के रूप में, तो उसको गुआनो बोलते हैं। और इस गुआनो में 7 से 8% नाइट्रोजन होती है, 11 से 14% फास्फोरस होता है और 2 से 3% पोटास होता है। तो इस तरह से ये आपका जो मैन्योर वाला पार्ट था वह अब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिर्फ बल्कि में ग्रीन मैन्योर आता है, लीफ मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, जो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी ये आपका पार्ट कंप्लीट है। धन्यवाद।